जी, सब लोगों को प्रणाम। भगवान वेंकटेश्वर के असीम कृपा से आप लोगों को विशेषकर आपके कुलपति को मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। और आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति हैं वो प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा जी हैं, जिन्होंने एक पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की ओर पदार्पण किया। तो सर आपको प्रणाम। ये तो ईश्वर की ही कृपा है कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है और आपको बहुत ज्यादा आगे करने का अवसर मिलेगा। और आपके समय में ये हुआ है, ये एक हिस्ट्री है और ये एक इतिहास बन के रह गया है। आपके कैंपस में अलग अलग मैंने देखा है मील के पत्थर लगे हुए हैं, जिसमें सारे पुराने जो वैद्य हैं, जो पुराने ग्रामर व्याकरण के जो ज्ञानी हैं, संस्कृत के ज्ञानी हैं, उनका नाम वहां लिखा हुआ है। तो अब आपका भी एक इसी में नाम आपके रहते हुए ही लिख जाएगा, जिसमें कि लोग याद करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जो बहुत दिन से प्रयासरत थे आप लोग, क्योंकि ये एक यूनिक टाइप था। और संस्कृत हमारी देवों की भाषा है और उसको गवर्नमेंट ने प्राथमिकता दी और उसको एक बहुत ऊंचे मुकाम पे ले गए। और बहुत वैल्यूबल है कि आप नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति हो गए हैं, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से होके। तो इसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बधाई दूंगी, सारे आपके टीचर्स, स्टूडेंट्स, और ऊपर में गवर्नेंस सिस्टम में जो लोग भी हैं, चांसलर और स्पेशली वाइस चांसलर, जो आपके बहुत हमको पता है कि काफी कार्यरत थे अलग अलग समय पे। ये काफी उसमें जो सहयोग दे रहे थे, योगदान दे रहे थे इसको आगे लाने का। तो प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा, आपको मेरा इसके लिए पहला प्रणाम और सब लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। दूसरा, मैं आप सब लोगों को शिक्षक दिवस के पूर्व दिवस पर मैं आप सभी शिक्षक गण को मैं बधाई दूंगी। और जो भी स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स या बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जो अगले चरण में शिक्षक बनने को तैयार हैं, उनको भी मैं बधाई दूंगी, क्योंकि शिक्षक बनना बहुत एक ईश्वरीय शक्ति है जो आपको भगवान देता है, जिससे कि आप किसी के भाग्य को और उसके परिवार को और समाज को और फिर नेशन को आप सुधार सकते हैं। आपका आचार, आपका विचार जो क्लास में होता है वो सब बच्चे अनुकरण करते हैं। और टीचर के बारे में हर हमें पता है कि हर समय घर में डिस्कशन होता है, और कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर कैसा है, किसके बारे में क्या है, वो एक जो विषय हो जाता है हर घर के में बात करने का। तो सारे शिक्षकों को हमारी तरफ से नमन, और उनके उज्जवल भविष्य और उनके उज्जवल आगे के जो उनके विचार होंगे और जो आगे का उनका समय आएगा, उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से हमारा बहुत 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 बधाई और धन्यवाद इसके लिए। तो आज का विषय बेसिकली हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे फोकस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये इस शिक्षा नीति का जो पहला ड्राफ्ट आया था वो पहले भी आया हुआ था, और 2014 में भी इसका 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी, और इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख रहे वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किया। और 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मिनिस्ट्री में आया, और इस पे काफी सुझाव मांगे गए, और इसमें 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए। और इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। तो ये तो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद एक और चीज बड़ी विचारणीय है कि राधाकृष्णन कमीशन पहले बैठी हुई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, जो कि बेसिकली रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के बारे में, उस पे उन लोगों ने काफी फोकस किया। उसके बाद कोठारी कमीशन आया, जो बताया कि कैसे सैलरी
सैलरी स्ट्रक्चर और टीचर का यूनिफाइड सैलरी बेस्ड क्वालिफिकेशन, जिससे कि उनका इम्प्रूवमेंट हो स्टेटस टीचर का, और उसके बाद जो विमेन और जो पिछड़े वर्ग के टीचर्स और शिक्षक हैं उनका उत्थान हो और मेरिट बेस्ड रिकमेंडेशन किया जाए। अभी भी हमारा, आप सब लोगों को पता है कि MHRD ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एजुकेशन और HRDCs, जो UGC HRDCs है जो कि 66 है हमारे पूरे भारत में, उनको एंगेज किया हुआ है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये अपने में एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसकी घोषणा की गई और हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी घोषणा की 29 जुलाई 2020 में, और 7 अगस्त को आप सब लोगों को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ने इसका उद्बोधन किया, और हम लोगों के समग्र एक भारत को, इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान को बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी हम कहते हैं, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 से अधिक छात्र होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका संबोधन किया, और इसके बाद हम लोगों ने इसके अलग अलग सेशंस करके अब हमें MHRD ने डायरेक्टिव्स दिया है कि इनके वेबिनार कराए जाए, और वेबिनार करा के जो इनके बारे में जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और इनके बारे में जो अच्छी बातें कही जा रही हैं उनको इंगित करके फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान की ओर हम लोग जाएंगे। तो इतना हो गया है, और इसके लिए सरकार कार्यरत है और करबद्ध इसके लिए वो प्रेरित है कि इस का इम्प्लीमेंटेशन सही टाइम पे हो जाए और सही ढंग से आ जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु हैं कि पहुंच, इस शिक्षा की पहुंच जो है वो समानता, गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट आई, और ये 34 साल बाद रिपोर्ट आई। वर्ष 1968 में और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP को 6% हिस्से में बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, और अदर जो अलग तकनीकी प्रयोग करने का इसमें बढ़ावा और इसको बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसमें सबसे पहला कदम ये डाला गया कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम का परिवर्तन हुआ। जो आप सब लोग जानते हैं, कैबिनेट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। और इससे इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग का पुनः अधिक ध्यान आकर्षित हो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री का अगर नाम होगा तो शिक्षा और एजुकेशन एंड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान होगा, अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहले भी इसका नाम 1960 के दशक में भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, बट बाद में 1986 में इसका नाम चेंज करके बदल के और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रखा गया, और अब फिर ये शिक्षा मंत्रालय फिर कहा जा रहा है, और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया, और हम लोगों ने इसको अपने लेटर पैड और बाकी जो पत्राचार के जो माध्यम है उसमें भी इनको बदल के और हमने शिक्षा मंत्रालय का नाम लिख दिया है। प्रारंभिक शिक्षा में तो बहुत कुछ कहा गया है, और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन भी बनाने का कहा गया है इस नई शिक्षा नीति में, और भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देने पे बहुत जोर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक शिक्षा की मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम में के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, और इस शिक्षा नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा नीति के प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
मैं इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का बोल रही हूँ क्योंकि यही नींव रखता है हायर एजुकेशन के लिए। अगर प्राइमरी एजुकेशन सॉलिड हो तो आगे का एजुकेशन बहुत ही वायबल और बहुत ही ज्यादा वो गूढ़ और संरचनात्मक होता है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जिससे कि छात्र अपने हिसाब से अपने भाषा से वो एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। उनका एक जो निर्णयात्मक होगा या पढ़ाई में लगन लगेगी और उनको समझ शक्ति भी ज्यादा होगी अपने भाषा या अपने लैंग्वेज में उसको आगे बढ़ाने में। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने की जाएगी और भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मान्यीकृत किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, फारसी, पाली, प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का भी सुझाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे अपने कल्चर और हमारे अपने देश के जो धरोहर है उसका विकास होगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से भी जुड़े सुझाव हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे कि ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास को, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि स्किल्ड अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वहां पे एक स्किल्ड ट्रेनर की ज्यादा सैलरी है और ज्यादा एक प्रोफेसर के बराबर से भी ज्यादा उनकी सैलरी है। एक ड्राइवर की, एक प्लम्बर की सैलरी एक प्रोफेसर से ज्यादा है। तो जो ये कौशल विकास का जो जोर दिया गया है वो ये नहीं कि वो आपके अंदर की जो आपके इच्छा है, जहां भी आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके जिस भी एरिया में आप अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं, तो आप थ्रू वोकेशनल एजुकेशन अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक एवं शैक्षणिक विषयों पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था दी गई है। इंटर्नशिप से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अलग अलग मंत्रालयों में या अलग अलग संस्थानों में किस तरह से काम किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित एवं रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही में विश्लेषण एवं तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। छात्रों के समग्र विचार के लक्षण को देखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे और इसमें भविष्य में सेमेस्टर और बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधार भी किए जाएंगे। छात्रों के मूल्यांकन, प्रगति में मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नाम के एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए अपने भविष्य से जुड़े निर्णय को लेने की सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग होगा। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी एवं
पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर का जो रिक्रूटमेंट है और टीचर के जो एनहांसमेंट और फैकल्टी डेवलपमेंट का जो एक स्टेप है, उससे एक पूरा का पूरा संस्थान का विकास होता है, उसके सब्जेक्ट का, उसके क्यूरिकुलम का और विकास होता है, जिससे कि संस्थान का नाम ऊपर होता है और उसका ग्रेडिंग होती है। हमारी ग्रेडेड ऑटोनॉमी है, उसके हिसाब से भी ग्रेडिंग होती है, NIRF के हिसाब से ग्रेडेड होती है और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने में इससे बहुत ही उपयोगी ये साबित होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श पर आधार पर अध्यापक शिक्षा एवं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का भी विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन के संदर्भ में। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% वर्ष 2018 में जो था से बढ़कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लोगों ने काफी एम्बिशियस, बहुत ही इसको बड़ा लक्ष्य माना है। बट अगर हम क्वालिटी एजुकेशन का बढ़ाएंगे और अच्छे बच्चों को एक पूरा फ्रीडम देंगे कि वो अपने हिसाब से अपना एजुकेशन करें, तो इसमें ये रेशियो लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है, जिसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों में पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। इसको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम कहते हैं। उन्हें उसी रूप में डिग्री या प्रमाण पत्र दिए जाएगा, जैसे कि 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक। तो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट से किसी भी स्टूडेंट को बड़ी आराम से और बड़ी आसानी से वो अपना एक जो अपनी डिग्री को वो प्राप्त कर पाएगा। किसी कारणवश अगर उसका कहीं पे कोई ब्रेक हो गया या वो ना कर पाया, तो वो इस नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान हुआ है उसके तहत वो अचीव कर लेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राप्त अंकों या क्रेडिट या डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। हर स्टूडेंट का एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा, जो अगर कोई बीच में छोड़ के बाद में कंटिन्यू भी करना चाहता है तो उसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के हिसाब से वो आगे का अपना पढ़ाई कर सकता है। किसी कारणवश अगर बीच में रुक गया है तो उसका क्रेडिट को स्टोर कर लिया जाएगा और बाद में उसको ऐड करके और बाद में उसको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं HECI के कार्यों के प्रभावी एवं पद निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है, जिसमें कि एक होगा विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल, वित्त पोषण उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसको कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल कहा जाएगा। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों से समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली से स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के लिए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मेरू यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई है। और इस शिक्षा नीति में का लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना और 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा
संस्थान को का उद्देश्य बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान बनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी मेरू यूनिवर्सिटी की जो कल्पना की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है और उसको म्यूजिक पढ़ने का मन होगा, या आईटी या आईएम में इंजीनियरिंग करने वाला, और मैनेजमेंट के अलावा अन्य विषयों को भी पढ़ाया जा सकता है। और इसकी तो शुरुआत एक्चुअली पहले से ही हो गई है, मल्टीडिसिप्लिनरी आईटीज आईएम्स कर रही हैं, लेकिन इसमें हमने जो हमारे अब यूनिवर्सिटी में भी ये इसको लागू किया जाएगा। और इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होगा, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट को चुन सकता है। यानी अगर कोई फिजिक्स में भी ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसकी म्यूजिक में रुचि है, तो म्यूजिक के साथ भी पढ़ सकता है। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा, हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की भी व्यवस्था होगी। कॉलेजेसों में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगा। अभी यूनिवर्सिटी और एमफिल कॉलेज में होते जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कराती है, अब कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी, उनको ऑटोनोमस बनाया जाएगा और उनको एक अपना सेल्फ सस्टेन्ड मोड में आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हमारी जीईआर में काफी सुधार हो सकता है। उच्च शिक्षा संस्थान के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा, जैसे कि अभी यूजीसी, एआईसीटी जैसे कई संस्थानें हायर एजुकेशन के लिए हैं, इन सबको मिलाकर एक रेगुलेटर बना दिया जाएगा। और मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी हायर एजुकेशन HECI भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का डेफिनेटली यही लक्ष्य है कि जो जीईआर है वो 50% तक हो जाए, और इसमें जो ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेजुएशन में भी कुछ सुधार किए गए हैं। अभी बीए बीएससी जैसे ग्रेजुएशन के कोर्स 3 साल के होते हैं, अब नई पॉलिसी में जो विकल्प होंगे, जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उन्हें 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उन्हें 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की पीएचडी को प्राप्त करना होगा। एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने पहले कहा है, और एमफिल का कोर्स भी खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह से जो है नई शिक्षा नीति में ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कही गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के ऊपर से बोझ को कम किया जाएगा और कॉलेजों को एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी। और ग्रेडेड ऑटोनॉमी में आपको करिकुलम रिविजन और बाकी जो शिक्षक से रिलेटेड बहुत सारे जो उनके उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जो क्वालिटी जो एजुकेशन है उसमें बढ़ावा काफी होगा। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बिहार में कोई यूनिवर्सिटी की अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, कोई प्राइवेट कॉलेज में भी जितना अधिकतम कोई फेस ले सकता है, इसकी भी कैप तय किया जाएगा और सब समानता के बेसिस पे हुआ जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए अमेरिका की तरह, अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF है, और उसी तरह से इंडिया में भी हम लोग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जा रहा है, जिससे साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। IIT IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिसको हमने कहा है मेरू रिसर्च यूनिवर्सिटी, स्थापित किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी का, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, शैक्षिक योजना, प्रशासन एवं प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए वंचित समूह तथा शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF भी बनाया जाएगा। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को देश में अपने कैंपस खोलने के लिए उनको भी मान्यता या उनको भी अनुमति दी जाएगी। रिसर्च फाउंडेशन भी बनेगा, जिससे कि रिसर्च की ओर भी ध्यान आकर्षित होगा। और इसमें ये है कि आपके बहुआयामी विषयों पर जो फंडिंग होगी वो भी दी जा सकती है।
अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें अध्यापक की शिक्षा। अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण के लिए ये नई शिक्षा नीति के बारे में मैं बता रही हूँ। अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता है, और साथ ही साथ बेहतरीन मेंटरों और निर्देशकों के मान्यताओं और मूल्यों का निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं के संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही भारतीय मूल्य, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं, जनजातीय परंपराओं के सहित के प्रति भी वो जागरूक रहे। उच्चतम शिक्षा न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग 2012 के अनुसार स्टैंड अलोन TEI, जिसकी संख्या 10,000 से ऊपर है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियां को दे रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए विनिमयक प्रयास न तो सिस्टम के बड़े पैमाने या व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक पाए हैं, न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को भी लागू कर पाए हैं, बल्कि इन प्रयासों के इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है। अतः इस सेक्टर में इस नियामक प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में पुनः उद्धार की तत्कालीन आवश्यकता है, जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके। शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए, फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली के उन निम्न स्तरीय और अध्यापक शिक्षा संस्थानों को हम उठाने के और उत्थान के और अग्रसर होने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। चूंकि अध्यापक शिक्षा एक बहुविषयक इनपुट के साथ इसका उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षणिक होती है, अतः इसे ध्यान रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एवं समग्र बहुविषय संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी बड़े बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय एवं बड़े बहुविषयक महाविद्यालयों का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना करें और विकास करें जो शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के लिए ही उसके मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, तांत्रिकी विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास, साहित्य के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे विशिष्ट विषयों में संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बीएड का कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। इसके साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षा संस्थान के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी 4 वर्ष के एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा। वर्ष 2030 में बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाला 4 विषय वर्षीय बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा और इससे उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी छात्रों और विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की भी स्थापना की जाएगी। अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान और शिक्षा और इनसे संबंधित विषयों के साथ साथ विशेष विषयों में उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहां भावी शिक्षक एवं अन्य सहायक गतिविधियों के जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता का शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए पूर्व सेवा
सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों के प्रवेश में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय एवं योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा और देश में भाषाई संस्कृति विविधता को ध्यान में रखने के कारण मानकीकृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग एवं शिक्षा सदस्यों को प्रोफाइल में विविधता होने का एक आवश्यक लक्ष्य होगा और शिक्षण संस्थानों में आकर्षित और नियुक्ति जो शिक्षकों को किया जाएगा उसके लिए बहु विषयी शिक्षा और उनके अवधारणात्मक विकास की मजबूती प्रदान की जा सके, इस पे भी एक नया जोर दिया जाएगा। सभी नए पीएचडी प्रवेश करता है चाहे किसी भी विषय के प्रवेश ले, वे अपेक्षा होगी कि वे अपनी डॉक्टरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान चुने हुए पीएचडी विषय के संबंधित शिक्षण, शिक्षा, अध्यापन, लेखन और क्रेडिट में आधारित पाठ्यक्रम ही लेंगे। उनके डॉक्टरेट प्रशिक्षण एवं अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों से संकाय या सार्वजनिक प्रतिनिधि संचारक बनेंगे। पीएचडी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे और देश भर में विश्वविद्यालय से संचालित पीएचडी कार्यक्रमों को इस उद्देश्य के लिए रुखमुखीकरण किया जाएगा। और मेंटरिंग के रूप में राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में जो वरिष्ठ सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्य को जोड़ा जाएगा, जिसमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिन्होंने भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लघु और दीर्घकालिक परामर्श और उनके प्रोफेशनल स्टडीज में भी उनको मदद कर सकेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेज 20 पे कहा गया है, द मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स is required to ensure the best possible future for our children and our nation, जिसमें और चैप्टर 5 पे टीचर्स अंडर स्कूल एजुकेशन डिस्कसेस at great length the scholarship incentive for merit based recruitment and strengthening of teacher eligibility tests and also national professional standards for teacher, पेज 20 से लेके 24 तक नई शिक्षा नीति के किताब में कहा गया है। चैप्टर 13 में मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड केपेबल फैकल्टी, अलग अलग इनिशिएटिव प्रपोज हुए हैं जो कि बेस्ट मोटिवेटेड और केपेबल फैकल्टी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे उनको डाला जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए और उनके जो अपॉइंटमेंट हो प्रोबेशन के बाद वो कैसे आगे बढ़ें और किस तरह से शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी रिसर्च और उसका इम्पैक्ट पे कैसे उजागर कर सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल लीडर के ऊपर भी ध्यान देने का जोर दिया है, जिससे कि कल्टीवेशन ऑफ एक्सेलेंस हो अपने संस्थान में, एक्सेलेंट फैकल्टी जो कि एकेडमिक रेपुटेशन उनका जिनका बहुत ज्यादा ऊपर हो और आइडेंटिफाइड और ट्रेंड टॉप लीडरशिप पोजीशन पे उनको डाला जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी अनाउंस करता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए, और टीचर डेवलपमेंट एक और कैपेसिटी बिल्डिंग ही जो है वो कल्चर स्थापित करेगा बहु आयामी विषय के लिए। न्यू एजुकेशन फैकल्टी पेज नंबर 40 पे ये नोट करता है, faculty will be given the freedom to design their own curriculum and pedagogical approaches with the approved framework, including textbook and reading material selections, assignments and assessment। ये देखिए फ्रीडम, जो टीचर्स के फ्रीडम की बात है, उनका कोर्स डिजाइन करने की बात है, वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है पेज 40 पर। पेज 54 पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नोट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI, इसको भी आप सभी देख लेंगे। फैकल्टी डेवलपमेंट ये अगेन यहाँ पे दोबारा उस पे जोर दिया गया है। पेज 57 पे ये कहा गया है, द थ्रस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विल बी फॉर पर्पस ऑफ इंप्रूविंग टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेसेस, सपोर्टिंग
teacher preparation and professional development, enhancing educational access and streamlining educational planning and management and administration, including processes related to admission, assessment and attendance. ये पेज 57 पे कहा गया है। और स्टैब्लिश करना है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, ये पेज 56-57 पे ही कहा गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो एक टीचर के लिए बहुत आगे में और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके कैरियर पर्सपेक्टिव से भी इसको बहुत इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने लर्निंग आउटकम सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कहा है। पेज 47 पे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के बारे में कहा है। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो कि फ्रेम करेगा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम, और उसको कहा गया है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स भी पेज 47 पे। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पेज 38 पे कहा गया है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसमें कि एकेडमिक प्लान जो रेंज करता है क्यूरिकुलम डेवलपमेंट से और क्वालिटी एजुकेशन और क्लासरूम में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरह से इसको एक काफी हाईलाइट किया जा सके। ये पेज 38 पे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कहा गया है, और हर इनमें ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नेंस, इम्प्रूव फंडिंग का इम्प्रूवमेंट, लर्निंग आउटकम, हायर एक्रेडिटेशन ग्रेड वगैरह का, जिससे कि क्वालिटी, एक्सेलेंस, टीचिंग, रिसर्च और आगे जो गुणवत्ता है वो इंस्टीट्यूशन का बढ़ा जा सके। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने टेन्योर ट्रैक प्रोसेस और प्रमोशन पैरामीटर जो टीचर्स के बारे में उस पर भी हाईलाइट किया है, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर्स का रहेगा उसके बारे में तो है ही है। और एनालाइज डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए भी टीचर्स के लिए कहा है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के लिए कहा है। लीडरशिप डेवलपमेंट अमंगस्ट एकेडमिक्स ऑफ रिप्यूट, रोल ऑफ टीचर इन मल्टीडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, faculty development for new pedagogy and assessment system, capacity building for institutional development and plan and governance, and institutional arrangement for faculty development। इन सब को नए एजुकेशन पॉलिसी में इन सब को कहा गया है। और ये एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, और इसका लक्ष्य है, जैसा मैंने पहले कहा है, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। तो इसमें लिबर्टी भी है, आपके कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी कही गई है, और इसमें जो है कि आपके क्वालिटी एजुकेशन और जितना वो आप अपने गुणवत्ता और पहुंच और जवाबदेही और सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया आप बना सकते हैं, जिससे कि आपका संस्थान एक टॉप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की तरह के बेसिस पे उनका नाम हो सकता है, आपका इंस्टीट्यूशन बहुत आगे बढ़ सकता है। और इसलिए टीचर्स डे कल है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोगों ने बात कर ली है। टीचर के लिए हम लोगों ने अभी जितनी बातें कही हैं उनको एक बार और आप पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ें और अंग्रेजी में भी पढ़ें, और इसमें जो आपके सुझाव हैं और इस पे वेबिनार करें, और इस पे हर विषय पे अच्छे से उस पे आप लोग डिस्कशन करें। टीचर्स के टेन्योर, सैलरी, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनके जो कंसर्न फॉर नेशन है, वन कॉमन जो टीचर के क्वालिटी, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर की बात कही गई है, और एम्पावर्ड टीचर की जो बात कही गई है, और जो हाई रिस्पेक्ट और स्टेटस जो टीचर को मिलना है, और नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो स्थापित होना है, टीचर कैरियर और प्रोफेशनलिज्म की भी बात कही गई है। इन सब के बारे में मेरा अनुमान है कि इस 2 दिन की संगोष्ठी में आप सभी लोग इस पे खुल के विचार करेंगे, और आपस में पे डिस्कशन करके, और आप लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आएंगे। तो अब मैं अपने इस उद्बोधन पे विराम लगाती हूँ, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अच्छे विशेष ईश्वर भगवान वेंकटेश्वर जी की कृपा से आप लोगों को एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, और मैं
आशा करती हूँ कि दिन दुगुनी रात चौगुनी आप सभी लोग कार्य करके और इसका उत्थान करेंगे और एक इसको बढ़िया स्टैंड अलोन वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाएंगे अपने जो हायर अप से आपके चांसलर, वाइस चांसलर और जो गवर्नेंस सिस्टम है उनके साथ मिलके। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कोविड के समय भी इतना समय निकाले और स्वस्थ प्रसन्न रह के और ईश्वर की कृपा से और आपके जो हार्ड वर्क से आपके जो अच्छे विचार हैं वो सब एक दूसरे में आप लोग इसके लिए डिस्कशन करेंगे 2 दिन में, और इसके बारे में आगे भी कुछ सजेशंस होगा तो वो हमें भी बताएंगे। तो प्रणाम सभी लोग।